चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आसान सा है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। अभी तक हमने पिछले 4 क्लासेस के अंदर मेनली 2-3 फॉर्मूले यूज़ किए हैं। एक फॉर्मूला क्या था, डी फाई बाई डी टी ईएमएफ होता है। और मोशनल ईएमएफ में 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक लीनियर मोशन और एक रोटेशन वाला पार्ट। लीनियर में क्या था फॉर्मूला, बी एल वी जो सीबीएसई में आता है, ठीक है। और एक था हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इतना हमने अभी तक किया हुआ है। तो आज हम उसके अंदर एक फॉर्मूला और ऐड कर रहे हैं टॉपिक के अंदर। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। तो जो वर्ड है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन में क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। सेल्फ इंडक्शन में मान लो मेरे पास एक कॉइल है, हम सोलनॉइड भी बोल देते हैं, या दो मान लेते हैं अलग अलग। दो केस के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग। इस कॉइल में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आई जो है वो इंक्रीज कर रही है। आई इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। और इस केस में जो आई है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रही है। एक में इंक्रीज कर रही है और एक में क्या कर रही है, डिक्रीज। इन वन केस वी आर सेइंग आई इज इंक्रीजिंग एंड सेकंड केस आई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। सेल्फ वर्ड कब आता है, जब एक की बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन जो है एक तरीके से एक ही कॉइल की प्रॉपर्टी है। उस कॉइल की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि अगर इस कॉइल में आप करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करोगे, करंट की स्ट्रेंथ कैसे बदल सकती है, जो आपने सोर्स दिया है वो सोर्स इस करंट की स्ट्रेंथ को चेंज कर रहा है। तो अगर इस करंट की स्ट्रेंथ बदलती है तो इसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अभी तक क्या था, ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा था, इसका फ्लक्स बदल रहा था। किसकी वजह से, कोई एक्सटर्नल सोर्स था, बैटरी थी, ठीक है, या फिर मैग्नेट थी, वो पास आ रही थी दूर जा रही थी, उसकी वजह से इसका फ्लक्स बदल रहा था। और फ्लक्स बदलने से इसके अंदर ईएमएफ, पहले हम ऐसा पढ़ रहे थे। अभी हम क्या बोल रहे हैं, इसकी करंट चेंज हो रही है। कहां से चेंज हो रही है, जो सोर्स को बैटरी है जो भी, वो इसमें जो करंट सप्लाई कर रही है वो करंट चेंज इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। मान लो फर्स्ट केस में करंट इंक्रीज कर रही है। अब सोचो करंट इंक्रीज करेगी तो इसका फ्लक्स फिर वेरी करेगा। मान लो आई के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें बी कितना आता है, म्यू नॉट एन आई आता है सोलेनोइड के अंदर, याद है। सोलेनोइड में जो फील्ड आती है कितनी आती है, म्यू नॉट एन आई। अब आई चेंज करोगे तो बी बदलेगा। बी बदलेगा तो फिर बी इंटू ए जो फ्लक्स है बदलेगा। इसका फ्लक्स बदल रहा है। जब फ्लक्स बदलेगा तो फराडे लॉ क्या बोलता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सेल्फ का मतलब क्या, करंट कहाँ बदल रही है, इसी के अंदर। ईएमएफ कहाँ आएगा, सब कुछ एक ही कॉइल के अंदर। तो ये जो सेल्फ इंडक्शन है ये क्या है, प्रॉपर्टी है एक कॉइल की, सिंगल कॉइल की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, करंट की स्ट्रेंथ बदलने से उसमें ईएमएफ, और ईएमएफ इंड्यूस की एक ही कंडीशन है, जिस भी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा। अगर करंट इंक्रीज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या करेगा, करंट को इंक्रीज होने से रोकेगा। अगर करंट डिक्रीज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या करेगा, वो करंट को डिक्रीज होने से रोकेगा। अब करंट इधर बढ़ रही है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा ताकि करंट क्या करे, डिक्रीज करे। करंट ऑलरेडी डिक्रीज कर रही है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। तो मतलब क्या करेगा, उसको वापस बढ़ाने की कोशिश करे। तो बढ़ती है तो अपोज करता है, कम होती है तो बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो पेपर में आता है, लिखो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है लिख के बताओ। तो ये प्रॉपर्टी है, तो क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल। ठीक है। ड्यू टू विच coil induces an EMF in it due to change in strength of current in itself। ठीक है। करंट कहां बदल रही है, इसी के अंदर। ईएमएफ कहां इंड्यूस हो रहा है, इसी के अंदर।
सारे काम इसी एक के अंदर है, इसलिए नाम क्या आता है, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी फेनोमेना है, इसको हम फेनोमेना भी लिख सकते हैं। तो इंडक्शन इज अ फेनोमेना, और इस फेनोमेना में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। किसकी वजह से, क्योंकि उस सोलेनोइड में, कॉलोनॉइड के अंदर करंट की जो वैल्यू वो चेंज हो रही है। अब चेंज में दो ही पॉसिबिलिटी, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, इन दोनों के लिए कोई भी लिख लो। कि मान लो जो फाई है फ्लक्स ऑफ कॉइल, फ्लक्स ऑफ कॉइल और सोलिनॉइड, और आई क्या है, करंट इन द कॉइल एट अ मोमेंट। किसी मोमेंट पे जो फ्लक्स था वो फाई है, और करंट कितनी है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है वो इस करंट के प्रोपोर्शनल, जितनी करंट चेंज होगी उतना ही क्या आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। ये साइन क्या है बीच में, प्रोपोर्शनल। जब ये साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है एल। ठीक है, तो यहाँ जो एल आया है, इस एल को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब दो वर्ड आ गए, एक वर्ड आ गया इंडक्टेंस, और एक वर्ड क्या है, इंडक्शन। पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन ये, इंडक्शन सेल्फ भी और म्यूचुअल भी। जब पेपर में पूछते हैं कि डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, तो बच्चे इंडक्टेंस डिफाइन करके आ जाते हैं। जब पूछते हैं पेपर में डिफाइन इंडक्टेंस, तो क्या करते हैं, वो सेल्फ इंडक्शन डिफाइन करके आ जाते हैं। तो दोनों वर्ड जो सिमिलर से हैं, इंडक्शन भी और इंडक्टेंस भी। आपको ध्यान रखना है, देखो इंडक्शन फेनोमेना है, ये कोई फिजिकल वो नहीं है क्वांटिटी। जो होती है फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर किया जाता है, जो मेजर करेंगे वो क्या करेंगे, एल मेजर करेंगे। तो एल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी कुछ यूनिट होती है। कोई बोले व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्वेश्चन ही गलत है। कोई पूछे राइट द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो हम निकाल सकते हैं। बट ये तो फेनोमेना है ना, फेनोमेना थोड़ी होती है। कोई बोले ओम्स लॉ की यूनिट लिखो, तो गलत ये क्वेश्चन। जो यूनिट डिफाइन की जाती है वो किसकी होती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसको मैं मेजर करता हूँ। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन फेनोमेना है, और सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो मेरे पास क्या है, यूनिट। इसको मैं डिफाइन करूंगा, और इसकी यूनिट होगी कुछ, क्या होगी भी देखते हैं। तो फाई इज इक्वल टू एल, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इस फाई इक्वल टू एल में 5 फ्लक्स है, उस मोमेंट पे करंट आई है जितनी फ्लो कर रही है, और एल क्या है, उस एल है उस सोलेनोइड का, और कोयल बोल दो उसका सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा सा समझना है सेल्फ इंडक्टेंस को। तो यहाँ देखते हैं, ये जो फाई है एल आई, फाई जो है वो कितना है, एल आई। कोई बोले डिफाइन एल, तो एक तरीका एल को डिफाइन करने का यह है कि इफ आई इज 1 एम्पियर, तो यहाँ से एल किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेफिनेशन के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस, देखो आप लिख दो सेल्फ इंडक्टेंस और कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बात सेम ही चलती है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है ये, इज इक्वल टू द फ्लक्स ऑफ कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज पास्ड थ्रू। एक डेफिनेशन, फिजिक्स में बहुत सारी डेफिनेशन आती है, इनको मैं सिर्फ फॉर्मूले के बेस पर लिख, फॉर्मूला देखो लिख दो सारा। ऐसे ही अगर देखो आप, इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। फाई की ये वैल्यू यहाँ पुट कर, क्या आएगा ये, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। एल तो कांस्टेंट है एक सोलेनोइड के लिए, एल बाहर आ गया, क्या बचेगा, डी आई बाई डी टी। ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया ई के लिए। ठीक है, यहां से अगर मैं मान लूं कि लेट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 हो गया तो बताओ एल किसके बराबर आ रहा है। अगर ये 1 मान लोगे तो एल किसके बराबर आएगा, माइनस सी के। तो ये सेकंड डेफिनेशन मेरे पास आ सकती है, सेम चीज, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस
सेल्फ इंडक्टेंस किसका, ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू क्या, किसके इक्वल है, इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन rate change of current is यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉइल में वन है तो एल किसके बराबर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर। ये सब पेपर के अंदर दो चार क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं कि डिफाइन कर दो व्हाट इज एल। तो एल सेल्फ इंडक्टेंस और कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन अलग चीज है, इंडक्टेंस अलग चीज है। तो पेपर में ढंग से पढ़ना क्वेश्चन कि आपको इंडक्शन गिवन है या इंडक्टेंस गिवन, ये ध्यान रखना। अब मान लो मुझे एल की यूनिट निकालनी है, तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं यूनिट। देखो, एक तो मुझे पता है फॉर्मूला फाई कितना होता है, एल आई, ठीक है। तो यहां से एल कितना आएगा, फाई बाय आई। तो यहाँ से यूनिट क्या आएगी, फ्लक्स की होती है वीबर और पर करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो वीबर पर एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। इसका नाम होता है हेनरी और सिंबल आता है एच, ठीक है। एंड ईएमएफ किसके बराबर होता है, एल डी आई बाई डी होता है ना। तो यहाँ से डी आई एल कितना आएगा, एल आएगा ई डी टी बाई डी आई। यूनिट कितनी आएगी यहाँ से, ईएमएफ की क्या होती है, वोल्ट, टाइम की सेकंड, और एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स वीबर पर एम्पियर, दोनों का नाम क्या चलता है, हेनरी। तो जो एसआई यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस की, वो कितनी आती है, हेनरी आती है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब एक कॉइल का फ्लक्स बदलता है, कि फ्लक्स बदलने की वजह से उसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उसके इंड्यूस होने का जो कारण है वो वैसे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला जो है इसका, एक फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू एल आई हो गया, एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इतना क्लियर है। कोई बोले इस फॉर्मूले के हिसाब से फाई इज इक्वल टू एल आई है, ठीक है। या अगर मैं यहां से देखोगे तो मैं लिख सकता हूं कि जो एल आएगा वो आएगा फाई बाय आई। एल क्या आएगा, फाई बाय आई। कोई बोले करंट को डबल कर दिया तो एल पे क्या इफेक्ट होगा, करंट को डबल करने से एल पे क्या इफेक्ट होगा, क्या बोलोगे, हाफ डबल सेम होगा। करंट को डबल करने से इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, बोलो, कम हो जाएगा। करंट को चेंज करोगे तो एल क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा समझते हैं इस चीज को एक बार। देखो, तीन चीजें हैं, दो हमने पढ़ी हुई हैं, थर्ड अभी हम पढ़ेंगे। पहला हमने, आ रहा हूं अभी उस पर, प्रेम। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू सी वी होता है, C आता है Q बाई वी। अगर वोल्टेज को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, चैप्टर 2 में किया हुआ हमने। वोल्टेज को डबल करने से कैपेसिटेंस क्या इफेक्ट, वोल्ट कैपेसिटेंस जो होता है वो ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या होता है वो, इंडिपेंडेंट। सी इज इंडिपेंडेंट, सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड, ना चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना वी पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि सी इज गिवन बाय के अपसाइलन जीरो ए बाई डी। कैपेसिटेंस जो जो डायमेंशन है, जिस डायमेंशन से बनाया गया है कैपेसिटर, उसकी प्रॉपर्टी है। ये एरिया पे डिपेंड करता है, दो प्लेट्स के जो बीच में डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, बीच में मीडियम कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ना ये चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करता है।
तो कोई बोले चार्ज डबल कर दिया, वोल्टेज डबल कर दी, या कुछ और वैल्यू चेंज कर दी, तो कैपेसिटेंस पे क्या अफेक्ट होगा? इन दोनों के बदलने से कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये बदलने से चार्ज में चेंज हुआ है या वी में चेंज हुआ है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस बदला था इसलिए चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली वी बैटरी से पोटेंशियल को डबल कर दिया और वो बोले कि बताओ सी पे क्या इफेक्ट होगा? नो चेंज। ठीक है, सी जो है वो ना क्यू पे डिपेंड करता है ना ही वी पे डिपेंड करता है। सेम लॉजिक मैंने आपको फिर पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर ओम्स लॉ में कि V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, और यहां से आर आएगा V बाय आई। फिर बोले करंट को डबल कर दिया और बोला है कि बताओ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? अगेन सेम आंसर। रेजिस्टेंस ना करंट पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो तो क्या है? वायर की प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे। तो जब तक रेजिस्टिविटी सेम है तब तक वोल्टेज और करंट चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्टली चेंज हो सकता है वैसे तो, क्योंकि अगर करंट चेंज करोगे तो हीटिंग इफेक्ट आएंगे, हीटिंग इफेक्ट आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो अलग बात है। वैसे हम बातें नहीं कर रहे उस पॉइंट पे। नॉर्मली अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कर रखी है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वी और आई को चेंज करोगे तो आर क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, आर नहीं बदलेगा। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ लगा। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, दो चीज हमने पढ़ ली, दोनों इन चीजों पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि हम यहाँ लिखते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V, यहाँ पे हम लिखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। वैसे तो स्टैंडर्ड ये होता है I प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो तो R है। कोई भी चीज अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वो तो इंडिपेंडेंट है दोनों। सेम लॉजिक फिर से आ गया। अगर हम लिख रहे हैं फाई प्रोपोर्शनल टू आई है, फाई क्या है? प्रोपोर्शनल टू आई, और फाई एल आई आ गया और एल आ रहा है फाई बाय आई। अगेन सेम लॉजिक, करंट चेंज करने से, फाई चेंज करने से एल नहीं बदलेगा। ठीक है, एल किसी और चीज पर डिपेंड करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, यहाँ पे ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, मतलब मुझे पता है कि अगर सी इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता तो इन चीजों पर डिपेंड करता है, मैंने ड्राइव कर लिया। सेम आर अगर इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता तो मैंने डिड्यूस किया कि वो इन पर डिपेंड करेगा। तो सेम मुझे निकालना है कि अगर एल फाई और आई पे डिपेंड नहीं करता तो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो मुझे निकालना है। तो वो मेरी डेरिवेशन है नेक्स्ट, और ये एक ही डेरिवेशन है हमारी। समझ में आया? ठीक है, कि तीन चीज है वो जो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है ये। 2 मार्क्स के अंदर सेल्फ इंडक्शन। अब देखो गलत लिख दिया, गलत है सही है? कि जिसने टाइप किया है उसने गलत कर दिया। ठीक है, ये जो वर्ड है वो इंडक्शन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये इंडक्टेंस होना चाहिए। तो आपको बस यही आइडेंटिफाई करना है। हमारा जो टाइपिस्ट है गलती कर दी, हालांकि टाइपिस्ट में खुद ही हूँ फिर भी फ्लो में हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड, इंडक्शन गलत वर्ड है। हम जो चीज फाइंड करते हैं वो इंडक्टेंस है। कॉफिशिएंट लगा दो आगे या नहीं लगा दो तो भी मतलब समझ आते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ही है। ठीक है, तो हमें एक सोलेनोइड का निकालना है। तो अब इसमें क्या है, एक सोलेनोइड माना, कुछ पैरामीटर होते हैं, इसकी लेंथ एल मान ली, इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये एरिया हमने ए मान लिया। ठीक है, और इसमें और क्या मानते हैं? जो एन होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर इन सोलिनॉइड, हमने सब सीखा हुआ है। और एक होता है स्मॉल एन, वो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड इट इज गिवन बाय एन बाय। ठीक है, ये हमें पता है। तो पहला स्टेप, अब मैं मतलब अप्रोच क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये यूज करूंगा कि फाई जो होता है वो एल आई होता है। मुझे फ्लक्स निकालना है किसी तरीके से। ठीक है, फ्लक्स का एक फॉर्मूला है एल आई, जो बाय डेफिनेशन है सेल्फ इंडक्टेंस की। और फ्लक्स मैंने फंडामेंटल तरीके से सीखा होगा कि फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया।
और सोलनॉइड के अंदर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू निकालूंगा, इनटू ए करूंगा। अगर एक से ज़्यादा टर्न्स हैं तो इनटू एन कर दूंगा, फ्लक्स निकल जाएगा। एक फॉर्मूला वहां से निकलेगा, एक ये है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो एल निकल आएगा। तो ये मेरी अप्रोच है सॉल्व करने की, ठीक है। तो मैं अब ये स्टेप्स देखता हूँ कि कैसे करेंगे। पहला स्टेप है मुझे बी निकालना है। क्या मुझे पता है सोलनॉइड के अंदर बी कितना होता है? बी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलनॉइड, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था। तो बी का फॉर्मूला होता है इनसाइड म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, याद है, ठीक है। ये जो स्मॉल एन है ये किसके बराबर होगा? ये होगा एन बाय एल इंटू आई। ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है वैसे बी इंटू ए, बी ए, ठीक है। बी डॉट ए, बी ए। बट वो है तब एक टर्न हो, यहाँ एक टर्न है, यहाँ कितनी टर्न्स हैं? एन टर्न्स है, तो फ्लक्स क्या आएगा? एन बी है। तो अगर एन बी आएगा तो एन को रखा सेम, बी की वैल्यू ये रही, कितनी है? म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई और इंटू ए। फाई कितना आएगा? म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल इंटू आई, यही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो फर्स्ट इक्वेशन। वी नो जो फाई होता है वो कितना होता है? एल आई। सेकेंड इक्वेशन, दोनों की एल एच एस सेम है, तो आर एच एस भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो जो भी टर्म आई के साथ है वो क्या होगा? एल। यहाँ पे क्या है आई के साथ? यहाँ पे आई के साथ है ये टर्म, तो लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। क्या आएगा? एल कितना आएगा? एल आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो ये मेरे पास 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन, ठीक है, आसान सी है। सिर्फ फ्लक्स निकाला, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर किया, सोल्व कर लिया, तो एल निकल गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक। बट इस फॉर्मूले में म्यू नॉट आ रहा है, तो हम पूरा चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट तब आता है जब हम बात करते हैं एयर या वैक्यूम की, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि अभी राइट नाउ दिस को, ये जो है हमारे पास कॉइल, दिस इज एयर कोर। एयर कोर का मतलब क्या है कि जो अंदर है, अंदर एयर है, कुछ और मटेरियल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि सोलनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या कर दें, इसके अंदर वो आयरन रॉड इंसर्ट कर दें। आयरन क्या होता है? फेरो सब्सटेंस है। तो अगर आयरन रॉड इंसर्ट करोगे तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी? स्ट्रांग होगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज होने से, अब अंदर आयरन रॉड इंसर्ट करने से क्वेश्चन ये आएगा, क्या एल बदलेगा या नहीं बदलेगा? अंदर आयरन रोड इंसर्ट करने से क्या एल की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? देखो इस फॉर्मूले में आ रहा है म्यू नॉट, तो जिस भी फॉर्मूले में म्यू नॉट आ गया तो मतलब वो मैग्नेटिक जो परमिएबिलिटी है वो तो डिपेंड करती है किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर। तो ये किसके लिए फॉर्मूला? एयर कोर के लिए। तो अगर मैं मान लूँ क्वेश्चन के अंदर एक सोलनॉइड है जिसके अंदर हमने क्या किया? आयरन रोड इंसर्ट कर, दीज आर आयरन रोड, ठीक है। आयरन रोड इंसर्ट करने से क्या होगा फॉर्मूले में चेंज? या कोई भी मीडियम डाल दिया, एल का फॉर्मूला फॉर मीडियम, यहाँ अगर हम लिखें मीडियम के लिए, फॉर मीडियम कोर, तो एल आएगा वो क्या होगा? जहाँ म्यू नॉट था, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, देखो पहले लिख सकते हैं एल को, जहाँ म्यू नॉट था वहां मैंने मान लिया म्यू। क्या चेंज हुआ है? एयर से सिर्फ मीडियम आ गया, तो मीडियम के लिए क्या होता है? म्यू होता है। हमें ये पता है म्यू आर कितना होता है? म्यू बाय म्यू नॉट, याद है ना? तो मैंने पढ़ा चैप्टर लास्ट में, लास्ट चैप्टर के अंदर, तो यहां से म्यू किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वेयर ए बाय एल। तो अगर आपने बीच में कोई फेरो सब्सटेंस प्लेस कर दिया या पैरा सब्सटेंस प्लेस कर दिया, उसके लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? एक से बड़ी होती है, याद है?
पैरा मतलब फेरो के लिए म्यू आर क्या होता है, मोर देन 1। पैरा के लिए भी क्या होता है, मोर देन 1। अगर ये एक से बड़ी वैल्यू आएगी तो एल क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो मीडियम के लिए एल की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, किससे, एज कंपेयर टू एयर कोर। तो बीच में एयर भी हो सकती है, बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर सकते हैं, मीडियम आएगा तो म्यू आर ऐड हो जाएगा, सिर्फ एयर है तो क्या रहेगा, मी नोट रहेगा। इतना क्लियर है आपको? ओके, तो ये हमारी आज की थ्योरी थी। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली 2-3 फॉर्मूले हो गए। फाइव इक्वल टू एल आई होता है, ईएमएफ कितना होता है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, और एक फॉर्मूला ये। अब यहां से हमें दिख रहा है एल किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एल डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे, लेंथ पे, और एयर, ये जो कोर है इसके बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड कर रहा है। इस फॉर्मूले में कहीं भी करंट नहीं है और फ्लक्स नहीं है। ये सब डायमेंशंस की प्रॉपर्टी है। तुमने अब कंप्लीट कर लिया, मतलब एक 3 चीज होती है, एक होता है सी मतलब कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, और अब आ गया इंडक्टेंस। हम नेक्स्ट चैप्टर में इन तीनों को कंबाइन कर देंगे। ये तीनों एक साथ आएंगे एक ही सर्किट के, तो बोलते हैं शॉर्ट में एलसीआर सर्किट। एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस। तो तीनों को अगर मैं एक साथ एक ही सर्किट में लगा दूंगा तो क्या चेंजेस आएंगे और उस सर्किट की क्या प्रॉपर्टीज बनेंगी वो हमें सीखना। ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ये हमारा आज जो था ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो हमें एक क्लास और चाहिए चैप्टर खत्म करने में। तो एल तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेसिक से। ये शीट एक्स्ट्रा आ गई। पहला क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन हम चैप्टर 2 से कर रहे हैं। चैप्टर 2 से हम सेम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। प्लॉट दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट इज शोन इन फिगर फॉर टू इंडक्टर्स। ए इंडक्टर्स मतलब जिनका इंडक्टेंस एग्जिस्ट करता है उनको इंडक्टर बोलते हैं। तो 3 नाम हो गया, कॉइल बोल सकते हैं, सोलेनॉइड बोल सकते हैं, और थर्ड नाम क्या आ गया, इंडक्टर। ठीक है, तो ए और बी है, विच ऑफ द टू हैज लार्जर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या आएगा यहाँ से, वाई वेरिएबल डिवाइड बाई एक्स वेरिएबल, वो एल के बराबर आएगा। फाइव बाई आई कितना होता है, एल। किसका एंगल ज्यादा है, ये एंगल जो है ये थीटा 1 और थीटा 2 है ना। तो लिख सकते हैं थीटा 2 जो है वो ज्यादा है थीटा 1 से, तो स्लोप आएगा सेकंड कर्व का वो ज्यादा आएगा किससे, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व से। स्लोप किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो जो एल आएगा 2 का वो किससे ज्यादा आएगा, 1 से। तो बोला किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो ए का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ज्यादा है किससे, बी से। ये उल्टा भी कर सकते हैं, आई यहां मान लेंगे, फाई यहां मान लेंगे, फिर आंसर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि फिर स्लोप क्या निकलेगा, अभी स्लोप है फाई बाय आई, क्योंकि वाई पे ये है एक्स पे ये है। अगर यहां पे आई मान लिया, इधर हमने मान लिया फाई, उधर मान लिया आई, तो अब स्लोप क्या होगा, अब जो स्लोप आएगा वो आएगा आई बाय फाई 1/L। ये मैं थर्ड टाइम तुम्हें करा रहा हूँ, मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है पहले चैप्टर 2 में, फिर सब कराया था चैप्टर 3 में, अब हम थर्ड टाइम कर रहे हैं सेम चीज़ है, और ये लास्ट टाइम कर रहे हैं अब। ठीक है, अब नहीं आएगी आज, खत्म। ठीक है, जो सेकेंड बुक है मतलब वो बिल्कुल ही अलग है। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम नई टर्म्स बहुत कम पढ़ेंगे। ठीक है, सब जो है इन्हीं सब का यूज करेंगे, मिक्सअप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक जो है सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, 1/L आएगा। तो अब स्लोप ज्यादा होगा तो इंडक्टेंस क्या आएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, स्लोप ज्यादा है तो इंडक्टेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अभी मतलब फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के, बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन। वैल्यू बदलती रहेंगी, बेसिक पार्ट वही है। तो क्वेश्चन बोला है करंट इन द सर्किट फॉल स्टेडली फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 इन 100 मिली सेकेंड। देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस का एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो चेंज इन करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो माइनस हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डी आई मतलब चेंज इन करंट, क्या आएगा डी आई, फाइनल माइनस इन। पहले कितनी थी 5, बाद में कितनी हो गई, चेंज क्या आया, चेंज क्या आएगा, -5। कितने टाइम में, 100 मिली सेकेंड।
तो -3 सेकेंड, ठीक है। और जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो कितना है, तो देखो ई पता है, डी आई पता है, डी टी पता है, तो क्या निकाल लोगे, एल निकाल लोगे। तो ई कितना है 200 इज इक्वल टू माइनस का एल, डी आई कितना है -5, और कितना बचा, -1 बचा, तो ये आएगा 10 की पावर -1। ये 10 की पावर 1 कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, या यहाँ करोगे मल्टीप्लाई तो एल कितना आएगा, ये 20 आएगा, 20/5 कितना आ गया 4। यूनिट क्या होती है एल की, वीबर पर एम्पियर या हेनरी। स्टैंडर्ड हमेशा क्या लिखा होगा, हेनरी लिखा होगा, ठीक है। ये क्या फालतू क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भी, सिर्फ एक चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन बोला है एन एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 0.4 वोल्ट, तो ईएमएफ कितना है 0.4 वोल्ट appears in a coil when current in it is changed from 10 ampere in one direction 10 ampere in opposite direction। तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो डीए में क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे, ठीक है। तो डीआई यहाँ पे क्या आएगा, मान लो पहले +10 थी तो बाद में क्या हो जाएगी -10, तो चेंज क्या आएगा -10 -10, तो क्या हो गया चेंज -20 क्या एम्पियर। कितने टाइम में हुआ है 0.4 सेकेंड में। तो ई पता है, डी आई पता है, डी टी पता है, क्या बच गया एल। ई कितना होता है, कर लोगे कराऊं, छोड़ दूं। ई कितना है 0.4 माइनस एल -20 और डी टी 0 ठीक है। 0.4 कितना हो गया 0.16/20, ठीक है। कितना आएगा 0.08, या ऐड कर देते हैं 008 और 8 10 की पावर -3 हेनरी, और -3 क्या लिख सकते हो हेनरी, ठीक है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो पिछला क्वेश्चन था वो भी बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन वो आया था ऑब्जेक्टिव में, ये सब्जेक्टिव में, ठीक है। आगे देखो, ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड है, क्यों डिलीटेड है, क्योंकि टोरॉइड आ गया, बट ये भी एक ठीक है क्वेश्चन कराने के लिए कराते हैं। टोरोइडल सोलनॉइड विद एयर कोर, देखो मेंशन है एयर कोर, मतलब म्यू नॉट आएगा, म्यू नहीं आएगा, ठीक है। हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, टोरॉइड है, फर्स्ट टोरॉइड हमने किया तो है ही थोड़ा सा, ये टोरॉइड था जिसकी एवरेज रेडियस है आर एवरेज जो है वो कितनी है, वो है 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जो है वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 और 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इट हैज़ 1200 टन्स, तो एन आ गया 1200 टन। कैलकुलेट सेल्फ इंडक्शन, सही है गलत है, तो क्वेश्चन में गलत है, इंडक्टेंस आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। सोलनॉइड हो टोरॉइड हो दोनों का एल सेम आता है, तो एल का फॉर्मूला क्या है, एल का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय, कर लोगे ना। देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, एरिया दे रखा है, एल क्या होता है, एल वैसे था लेंथ ऑफ सोलनॉइड और टोरॉइड, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, वो गिवन नहीं है ना, लेंथ गिवन नहीं है, लेंथ की जगह उन्होंने रेडियस दे रखी है। इसकी लेंथ क्या होगी 2 पाई आर, तो हम यहां से क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, लेंथ क्या आएगी 2 पाई आर, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 पाई, और सेंटीमीटर में है तो -2 मीटर, ये लेंथ आ गई। अब पुट कर दोगे, सोल्व कर दोगे, DIY नॉट फॉर CBSE, ठीक है। क्यों नहीं है CBSE के लिए, टोरॉइड CBSE में नहीं है, समझ में आ गया, ओके ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, तो सोल्व जो था टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही था, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिक बेसिक, तो थोड़े बहुत और क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे इसके मिला के, इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना है।
और इतना ही टॉपिक एक और है। वैसे इसको भी हम यूज करेंगे। हमें नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्शन दोनों, ठीक है। तो वहां पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों फेनोमेना को यूज करेंगे और इंडक्टेंस निकालेंगे सेल्फ एंड म्यूचुअल, और कुछ इंटरमिक्स क्वेश्चन, क्रॉसओवर क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। एक टॉपिक ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगेन इस टॉपिक की डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, बस फॉर्मूला हमें यूज करना है। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लेते, थोड़ा बहुत ड्राइव करेंगे ही, ठीक है। कोई भी एनर्जी आपको निकालनी हो, किसी भी सिस्टम में एनर्जी निकालनी हो, बेसिकली क्या करना होता है, वर्क डन करना होता है। आप वर्क डन करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो हम 11वीं क्लास के हमने पहली बार एनर्जी निकाली थी वर्क एनर्जी पावर के अंदर, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट किया था और हर बार हम एक ही तरीका यूज कर रहे हैं, किसका, वर्क डन का, कि वर्क डन निकाल दो, जो वर्क डन होगा वही सिस्टम के अंदर स्टोर होगा अलग अलग तरीके से। तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं पढ़ा था वर्क डन का वो था एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। फिर हम जब गए रोटेशन में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो हाँ जहाँ फोर्स था वहाँ टॉर्क आ गया था, डी एक्स की जगह डी थीटा। फिर जब हम गए थे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो बन गया था पीडीवी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। फिर जब हमने चैप्टर 2 में किया था, चैप्टर 2 में वर्क डन का फॉर्मूला था वी डी क्यू और क्यू डी वी, दोनों वोल्टेज इनटू चार्ज या चार्ज इनटू वोल्टेज, ये भी हमारे पास क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब इस चैप्टर में मुझे पता है वोल्टेज कितनी आ रही है, डी वाई बाई डी टी आती है माइनस का, तो उस वोल्टेज का यूज करके मैं अगेन ड्राइव कर सकता हूँ क्या, वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इसके अंदर एक सोलनॉइड है, इस सोलनॉइड में करंट आई थी और ये करंट आई जो है वो चेंज हो रही है, करंट आई, जब करंट आई चेंज होगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, इसको उस चेंज इन स्ट्रेंथ को अपोज करेगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है एक तरीके से उसी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, इसके अंदर एक सोलेनॉइड के अंदर। तो एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो जल्दी हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर के अंदर, एक इंडक्टर के अंदर हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है। अब इसमें अगर मैग्नेटिक एनर्जी है तो उस मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है वो मुझे निकालना है। तो फॉर्मूला अपने आप निकल आएगा, बस हम फंडामेंटल स्टार्ट करना है कि वर्क डन निकालो, जो भी आएगा वही एनर्जी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का डी डब्ल्यू मेरे पास होता है एफ डी एक्स वैसे तो, बट यहाँ मुझे फोर्स कुछ पता नहीं है, मुझे वोल्टेज पता है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, पी डी क्यू। बट इस चैप्टर में हम वोल्टेज को किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से कर रहे हैं, ई से। ई कितना आ गया, डी क्यू के बराबर आ गया, ठीक है इतना। बोलो कोई डाउट है तो, वोल्टेज जो कितना आ गया, ई। अब ईएमएफ को अगर मैं पुट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, जो इसके कंपोनेंट्स आते हैं सोलेनॉइड के या इंडक्टर के, होते हैं माइनस का एल डी आई बाई डी टी और इनटू क्या चल रहा है, डी क्यू। देख सकते हैं जो लिखा है ई कितना होता है, इसके बराबर होता है। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज कैसे किया, माइनस बाहर एल बाहर, देखो डी क्यू बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस डी क्यू बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, करंट होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया, टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्या बाहर आ गया, एल बाहर, आई डी आई का इंटीग्रेशन, पावर कितनी है, 1, एक्स की पावर एन का आंसर क्या होता है, एक पावर रेस कर दी और सेम पावर से डिवाइड, माइनस का हाफ एल आई स्क्वायर वर्क डन है, और यही किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। तो माइनस इसलिए आया कि हमने इंड्यूस ईएमएफ यूज किया इसलिए माइनस आया, तो अगर मैं एनर्जी लिखूंगा यू तो कितनी आएगी, कितनी आएगी वो, हाफ एल आई स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक, कितना आता है ये, मैग्नेटिक एनर्जी, क्लियर है। यू कितना आ गया, हाफ एल आई, ओके। पर ये बस फॉर्मूला पता होना चाहिए यू का कि यू कितना आता है, हाफ एल आई स्क्वायर। इसी का यूज करके वैसे हम एक एक्सप्रेशन और निकाल सकते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर यूज करेंगे। आपको याद है चैप्टर 2 में हमने एक टर्म पढ़ी थी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी,
जो याद है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद है, भूल गए? ठीक है, जाके रिवाइज करना एक बार। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, या देखते हैं भी, हम कर लेते हैं इसको। ये टोटल एनर्जी है किसके अंदर, एक इंडक्टर के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर हुई है वो इतनी है, क्यू। ठीक है, यहां से एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ये एनसीईआरटी में ना एग्जांपल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल है कि फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में वो इंडक्टर, कॉयल, सोलेनोइड कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है वो मुझे निकालनी है। तो एक सोलेनोइड है, या इंडक्टर है, या कॉयल है, कुछ भी नाम दो, कि लेंथ एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है, मुझे निकालना है स्मॉल यू। स्मॉल यू का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या आप बता सकते इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इस सोलेनोइड का वॉल्यूम क्या आएगा? हाँ, वॉल्यूम, हाँ क्या आएगा, एल। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला वैसे होता है, वॉल्यूम होता है काउंट, ये ना सिलेंडर है, तो क्या आएगा वॉल्यूम वैसे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो किसके बराबर है, ए के बराबर है। एच क्या, उसकी हाइट जो हमने कितनी मानी है, एल मानी है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एल। तो ऊपर आएगा यू और नीचे क्या आएगा, एल। ठीक है, यू कितना है और नीचे क्या आ गया, यही होगा, हाफ बाय ए एल इंटू, क्या ना बहुत वो हो जाएगा कंजस्टेड, इतना ही लिखते हैं, हाँ कर लेते हैं। तो U है, वो है U बाय वॉल्यूम ए एल। ठीक है, और U कितना है, 1/AL अलग हो गया, और एनर्जी होती है हाफ एल आई। ठीक है, अब देखो, एक तो L का फॉर्मूला क्या होता है, अभी किया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ये होता है L का फॉर्मूला एक तो। ठीक है, और I कैसे निकालूंगा, मुझे पता है B होता है म्यू नॉट एन आई, है ना, और N की वैल्यू क्या होती है, N बाय एल इंटू आई। बताओ यहां से I कितना आएगा, अगर B बराबर है मी नॉट एन आई बाय एल, आई कितना आएगा, आई आएगा बी एल डिवाइड बाय मी नॉट। ठीक है, यही आएगा, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, तो U कितना आएगा, 1/AL, हाफ L की क्या वैल्यू है, मी नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, आई स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय मी नॉट स्क्वायर। बताओ क्या क्या कट गया, ए से ए, एल एल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, एक म्यू नॉट से एक पावर कट गई, क्या बच गया, हाफ बी स्क्वायर बाय, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसका कोई यूज नहीं है वैसे। ठीक है, यूज मतलब कोई न्यूमेरिकल इस पे है नहीं जो पूछते हैं सीबीएसई के अंदर। ये चैप्टर 8 में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है हमारा, उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसके अलावा का यूज नहीं है। ये बस एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, वहां बोल रखा है कि पहले मैग्नेटिक एनर्जी निकालो और फिर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालो। ठीक है, तो बस ये निकालने के लिए आता है 2 मार्क्स में, और ये सेम चीज हमने कर रखी है ऑलरेडी चैप्टर 2 के अंदर, बट हमने वहां पे डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। लेक्चर में होगी, मैं लेक्चर नंबर बता दूंगा, देख लेना। ठीक है, और ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ईएम वेव में हम प्रूफ करेंगे दोनों एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है, इलेक्ट्रिक वाली भी और मैग्नेटिक वाली। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा आज का, पढ़ो इसको। करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर of self inductance L is continuously increasing.
करंट इंक्रीज कर रही है, मतलब एक तरीके से करंट कांस्टेंट नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, तो बोला है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ ऑल दिस पैरामीटर। करंट इंक्रीज कर रही है, करंट इंक्रीज करने का मतलब है करंट कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आई जो है वो क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, वो बोल तो है कि इंक्रीज कर रही है, लेकिन कैसे इंक्रीज कर रही है ये नहीं बोला हुआ। लीनियरली इंक्रीज कर रही है, ठीक है, या नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रही है, ये नहीं बोला हुआ। मतलब एक होता है ना कि हर सेकंड में 1 एम्पियर बढ़ गई, तो वो क्या हो गया, वो लीनियर तरीके से बढ़ रही है। बोला अब बोला हर सेकंड में कितनी करंट बढ़ रही है, दे ही नहीं रखा मैं। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि करंट का वेरिएशन मैं कैसा लेट करता हूं। अगर वेरिएबल तो है, मान लिया मैंने कि लीनियरली वेरिएबल कर रही है, लीनियरली मूव कर रही है, मतलब हर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट से जो करंट है वो इंक्रीज कर रही है, तो क्या होगा वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लीनियरली चेंज हो रही है करंट। पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट का फॉर्मूला क्या आएगा। तो देखो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होती है, आई के। तो अगर दोनों प्रोपोर्शनल है तो फ्लक्स वर्सेस करंट कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। तब अगर अगर आई लीनियरली मूव कर रहा है, अगर ये नॉन लीनियर आएगा तो ग्राफ जो है फ्लक्स का, ये ग्राफ ऐसा भी तो आ सकता है। ठीक है, बट ऐसा आ पाएगा, अगर ग्राफ ऐसा आएगा तो इसका मतलब है एल कांस्टेंट नहीं है। इस ग्राफ में एल क्या आएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा एल वो कांस्टेंट है। इस ग्राफ का एल कांस्टेंट आएगा क्या, इस ग्राफ का एल कांस्टेंट नहीं है, मतलब एल में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, इसने बोला नहीं है कुछ भी, तो हम यही मान के चलेंगे अभी। ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं, हम जो इजी वाला केस है वो मान के चल रहे हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट करता है, तो इसलिए ऐसा माना है। सेकंड केस क्या बोल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो अगर करंट लीनियरली मूव की थी कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका मतलब ऐसे मान सकते हो कि जो आई है वो है आई नॉट इंटू टी। ठीक है, पावर 1 के यहाँ प्रोपोर्शनल है। जब डेरिवेटिव करोगे इसका तो क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर आई इंक्रीज कर रहा है इससे तो करना डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी क्या आएगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी आई बाई डी टी क्या आएगा, आई नॉट बाहर टाइम का 1, तो डी आई बाई डी टी कितना आएगा, आई नॉट कॉन्स्टेंट हो गया। तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन मानता हूं तो यहां से डी आई बाई डी टी कितना आएगा, वो आएगा आई नॉट, और वो क्या है, वो क्या है, कांस्टेंट। क्वेश्चन बोला है ईएमएफ का ग्राफ बनाओ वर्सेस डी आई बाई डी टी, बट ये तो क्या है, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ भी क्या होगा, मतलब आई बदल रही है, तो बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डी आई बाई डी टी, तो ये चेंज होता रहेगा, लेकिन ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। मतलब आई बदल रहा है, आई बदल रहा है, लेकिन डी आई बाई डी टी क्या हो गया, तो ई भी क्या हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, कैसा ग्राफ आएगा। बस एक गलती करोगे, ये गलती आपने, हॉरिजॉन्टल तो आएगी लेकिन ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर या नीचे, माइनस साइन भी तो है बेटा, ये माइनस साइन भी तो है। दो केस होते हैं कि अगर ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है तो माइनस आएगा, ये डिक्रीज कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं वैसे। बट अगर मैं मॉड लिखता, यहाँ पे मॉड लोगे तो फिर ग्राफ ऊपर बनेगा। मान लो अगर यहाँ मोड है तो फिर ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर ही बनेगा हमेशा। ठीक है, इस सेकंड ग्राफ हो गया। ये क्वेश्चन भी बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 मार्क का, 3 ग्राफ 3 मतलब 1 1 मार्क्स के। और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस करंट, तो यू का फॉर्मूला क्या होता है, यू क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो देखो यू की पावर 1 है और आई की पावर 2 है, तो ग्राफ की शेप कैसी बनेगी, याद है 11th क्लास में कुछ सीखा था, अगर एक वेरिएबल की पावर 1 है और एक वेरिएबल की पावर 2 है, तो दोनों के जो बीच में ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। कुछ याद है, नहीं है याद, ये सबसे पहला ग्राफ आपने पढ़ा था इसके अंदर, मतलब
कॉमन शेप ही आती है, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4ax और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4ay। तो ये 4 पैराबोला थे जो कॉमन बनते हैं। तो पैराबोला की जो आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि 2 वेरिएबल जिनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे एक की पावर कितनी आ रही है 2, एक की कितनी पावर आ रही है 1। आता ड्रॉ करना पैराबोला? नहीं आता, भूल गए? पैराबोला ड्रॉ करना आता है? क्या ग्राफ आएगा इसका? ग्राफ कैसा आएगा? देखो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, पॉसिबिलिटी एक ऐसे है या ऐसे है। कौन सा ग्राफ बनेगा? कौन सा? ऐसे वाला ग्राफ बनेगा ना। जिसका स्क्वायर होता है उस एक्सिस पैराबोला बनता है, जो वेरिएबल लीनियर होता है उसकी तरफ मोड़ देते हैं। तो आई का स्क्वायर है तो आई एक्सिस पे, यू की पावर 1 है तो इसकी तरफ मोड़ देते हैं। तो बेटर बना सकते, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आई कर देता और यहाँ यू करता, तो आई का स्क्वायर यहाँ पे, इधर मोड़ोगे तो फिर ग्राफ यहाँ पे। कोई जब बने बनाए आते हैं ना ग्राफ, तो वो ये चेंज कर देते हैं, वो सिंबल को चेंज कर देंगे, एक्स वाला वाई पे, वाई वाला एक्स पे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़ता u वर्सेस आई स्क्वायर, ग्राफ कैसा बनता? u वर्सेस आई स्क्वायर प्लॉट गया के? तो यार तो लिखें, हाँ हाँ लिख तो दूंगा, पर टाइम भी तो वेस्ट होगा। नहीं यार, अब नोट्स भी तो बनेंगे ना, काम आएंगे आगे। तो पहला था फाई इक्वल टू फ्लक्स वर्सेस करंट, है ना, बड़ा बुरा लगता है ऐसे। मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा फ्लो ब्रेक हो गया एकदम से, है ना। चलो देखते हैं एक बार, आने दो वापस। मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट है ना, तो दे रखा है इसके अंदर कि यहाँ पे जो आई है वो क्या है, वेव माना। अब तो फटाफट लिख देते हैं, आई नोट टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखा था अभी डी आई बाई डी टी कितना आएगा, आई नोट, वो क्या है, कांस्टेंट। तो अगर आई वेरिएबल है और हम लिख लेते हैं इसको क्या है, लीनियरली, तो पहले वाले क्वेश्चन में फाई क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू आई, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड में माइनस एल डी आई बाई डी टी, आई कॉन्स्टेंट है तो डी आई बाई डी टी भी कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये, ठीक है। तो ग्राफ क्या आएगा, ई वर्सेस डी आई बाई डी टी। अब बच्चे स्किप करेंगे इसको, ये यहाँ पे आएगा। थर्ड हमें प्लॉट करना था ना, थर्ड में क्या था, यू है हाफ एल आई स्क्वायर और ये आई, ये यू, आई का स्क्वायर आई एक्सिस पे और यू प्लस है तो ग्राफ इधर, ठीक है। समझ में आ गया? तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो ग्राफिकल क्वेश्चन तो आप मान के चलो आपको 1 या 2 तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे बोर्ड के अंदर, कम से कम 1 2 आपको मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है यहाँ तक। अगला भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब वो अलग से आता है 1 या 2 मार्क्स के अंदर, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग से नहीं है। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, ठीक है, as a function of rate of change of flowing current flowing through an ideal inductor। rate of change of current ना, तो मतलब क्या बनाना है इसमें, इसमें आपको डायरेक्टली ईएमएफ वर्सेस डी आई बाई डी टी ड्रॉ करना है। तो क्या आएगा आंसर, अभी तो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है, और ये लाइन नीचे भी बन सकती, क्या मतलब ये नहीं जरूर नहीं है ना, मतलब अब मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा तो ये आएगा, इंक्रीज करेगा तो ये आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी। चलो मोड लगा देते हैं आप, चलो ठीक है भाई। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। हमने एक टॉपिक आज कवर किया है, सेल्फ इंडक्शन एंड इंडक्टेंस।
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन एंड इंडक्टेंस, ठीक है। फिर देखते हैं, शायद नेक्स्ट क्लास 1.5 घंटे की होगी हमारी, क्योंकि उसमें ना कुछ क्वेश्चन सेल्फ के भी आएंगे तो डिस्कस करना है हमें, ठीक। ओके, टाटा, बाय बाय। अभी कल बताऊंगा।